Well, in this video, we are going to study about the article 9.5 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है, ग्राफिकल रिलेशन कैसा है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने सेपरेटली स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है। स्ट्रेस इज द फोर्स अपॉन सम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्ट्रेन इज द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन की जो रेशियो होती है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। इन दोनों के बीच में ग्राफिकल रिलेशन कैसा हो सकता है उसको हम स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, हम एक मटेरियल चूज़ करते हैं और उसकी जो टेंसाइल उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि आप एक कोई देखिए आपके पास कोई एक सिलेंड्रिकल वायर है, ओके, वो लचीली है, आप उसके दोनों एंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं। सो फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। द लेंथ ऑफ द वायर विल देन इंक्रीज। सो इस फोर्स लगाने से, फोर्स अपॉन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इससे स्ट्रेन पैदा होती है और इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टेंसाइल प्रॉपर्टी, ए टेस्ट सिलेंडर या फिर हम वायर एक चूज़ करते हैं, उसको हम स्ट्रेच करते हैं विद अप्लाइड फोर्स, राइट। और इस फोर्स अपॉन सम क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो हम जब अप्लाइड फोर्स की बात करेंगे तो हम सिंपल वर्ड में, शॉर्टकट में हम कह देंगे कि हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, राइट। देखिए जैसे ही आप ऐसे स्ट्रेस इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो लेंथ होगी उसमें चेंज आएगा। तो लेंथ में चेंज आने को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो वायर में लेंथ में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, जो अप्लाइड फोर्स इसको इस चेंज को लाने के लिए लगेगा उसी को हम स्ट्रेस बोलेंगे। सो अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड इन स्टेप्स। हम क्या करेंगे, जो फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स को हम, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो लेंथ में चेंज आएगा, ये देखिए आप यहाँ आपने वायर ली और इसके ऊपर आपने दोनों एंड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, रिजल्ट क्या हुआ, उसकी लेंथ बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, स्टेप में स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और उसके बाद लेंथ जो है वो कितनी बदल रही है स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जितनी स्ट्रेन पैदा होगी उसका हम ग्राफ बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात ये सबसे वाला इसमें ग्राफ में ये रहेगी, यदि हम ये सोचें कि स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में हम ग्राफ ड्रा करें और ये ग्राफ हमेशा एक जैसा आए हर मटेरियल के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। दिस ग्राफ, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। उदाहरण के लिए हम बात करें, आपके पास कोई टेंसाइल मटेरियल है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, रबड़ हो गया, या और आप ले लें तांबा हो गया। तो ऐसे जब आप अलग अलग मटेरियल्स को चूज़ करेंगे तो चूज़ करने के बाद सभी का जो ग्राफ होगा वो अलग अलग तरीके का होगा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अब। और इस अब आप पूछेंगे कि सर आप हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा रहे हैं या हमारे सिलेबस में है, तो इसका हमें पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए जब मटेरियल का, अलग अलग मटेरियल का हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है और उसको हम जो इंडस्ट्रियल पर्पस में, जो बाद में समाज के काम आता है, किस किस एरिया में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमें लाभ होता है। तो हम अपनी चर्चा को अगले पेज पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम अपना ध्यान लगाते हैं कर्व के फर्स्ट पार्ट के ऊपर, ओ से लेके ए पॉइंट के ऊपर हम अपना जो ध्यान है वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओ से लेके ए तक आप बड़ा गौर से यदि देखो तो ये जो ब्लू लाइन आपको सामने दिख रही है, ये बता रही है कि जो स्ट्रेस है दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन इस रीजन तक जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। मतलब जितनी आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जितना आप फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करेंगे, उतनी स्ट्रेन ज़्यादा पैदा होगी। स्ट्रेन मीन्स लेंथ उसकी उतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। जैसे हमने एक वायर चूज़ की हुई है तो जितना आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो खिंचती चली जाएगी। तो ओ से लेके ए पॉइंट तक आप देख रहे हो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, राइट।
और जब तक ये दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल हैं, इस लिमिट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। व्हेन स्ट्रेस रिमेन प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दिस लिमिट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट। तो जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, इसको हमने थोड़ी देर पहले पिछले आर्टिकल में या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल हैं तब तक हम ये कह सकते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। एंड हुक्स लॉ इज valid for the small deformation, you know. So if the body regain its original dimensions, then the applied force is removed. So देखिए हुक्स लॉ ये कहता है कि जब आप अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हो तो बॉडी अपनी पुरानी शेप को रीगेन कर लेती है बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। सो इन दिस रीजन द सॉलिड बिहेव एज ए इलास्टिक बॉडी। तो ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए पॉइंट तक हम बॉडी को क्या बोलेंगे, जब तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी तो इस ऐसी तरीके की बॉडी को जिसमें जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को जब हासिल कर लेती है तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। हम इस कर्व के अगले पार्ट पर अब चर्चा करते हैं और अगले पार्ट जो है वो ए से लेके बी तक है। हम देखें जब हम ए से लेके बी पॉइंट तक जाते हैं, आप देखो कि यदि ये ग्राफ जो है वो इसको ऐसे जाना चाहिए था। यदि हम ओ से लेके ए तक की बात करें और यदि इसको आगे बढ़ाएं तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ ए से लेके बी तक जो है वो एक कर्व की शेप ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ में जो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वेरिएशन है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। मीन्स स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद बराबर स्ट्रेन नहीं आएगी। शॉर्टकट में कहूँ, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग लेंथ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, या तो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी या कम इंक्रीज़ होगी। सो इट विल नॉट फॉलो, ए से लेके बी तक आप प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। पर देखिए इन दिस रीजन फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल नहीं, आप सामने साफ देख रहे हैं। जब तक ये प्रोपोर्शनल होते हैं तो जो ग्राफ की लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। द बॉडी स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस एंड व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि यदि आप यहाँ से स्ट्रेस को रिमूव करते हो, अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हो, या हम ये कहेंगे लोड को आप हटाते हो, तो जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगी, वो वापस वहाँ पहुँच जाएगी। द पॉइंट बी इन द कर्व इज़ नोन एज यील्ड पॉइंट। तो ये बी पॉइंट है जहाँ तक बॉडी के ऊपर से आप लोड को हटाते हैं तो बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, आपने फोर्स अप्लाई किया वो इतनी हो गई थी, आप खींच रहे हो उसको। जब आपने फोर्स रिमूव कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो इतनी लेंथ उसकी पहले थी तो दोबारा फिर सेम लेंथ वो रीगेन कर लेगी बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। सो द पॉइंट बी ऑन द कर्व इज नोन एज द यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। तो हुक्स लॉ कब तक वैलिड होता है? हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्ट्रेन अप टू ए सर्टेन लिमिट, दिस इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट तक जो है बॉडी अपनी जो ओरिजिनल शेप को रीगेन करती है और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होती है उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ इसको कहा जाता है। तो बी पॉइंट जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे? दिस पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम चलते हैं पॉइंट बी से लेके डी तक का जो रीजन ग्राफ में है इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कैसा फिजिक्स आप देखते हैं। अब देखिए जो बाई एक्सिस है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो एक्स एक्सिस है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यदि आप थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे, देखिए आप इतनी स्ट्रेस अलोंग बाई एक्सिस, दिस शोज कि आप स्ट्रेस इतनी बढ़ाएंगे बी से लेके डी तक, आप स्ट्रेस इतनी होगी और आप देखिए स्ट्रेन कितनी होगी। ये देखो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगी और स्ट्रेस, मतलब कम स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद स्ट्रेन जो है आप देख लीजिए इतने अमाउंट में होगी, तो लार्ज होगी। सो इफ़ द लोड इज़ इंक्रीज फर्दर, यदि आप स्ट्रेस को फिर अप्लाई करते हैं, द स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सीड द यील्ड पॉइंट, तो क्या होगा, वो बी पॉइंट से आगे खिंच जाएगी। एंड द स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली, अब स्ट्रेन थोड़ी सी स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखो, आप यहाँ से देखिए, आप बी से लेके सी पॉइंट तक चलते हैं। सबसे पहले आप बी पॉइंट जो यील्ड पॉइंट है और सी पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया, तो स्ट्रेस अप्लाई कितनी की आपने,
इसके बीच का जो बाई एक्सिस के ऊपर आप पॉइंट देखिए, और इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन है वो कितनी हुई, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, ये देखिए। उसके बाद आप दोबारा देखिए, बी पॉइंट ये हुआ और डी पॉइंट ये हुआ, बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में ये देखिए इतनी आपने स्ट्रेस अप्लाई की, एरो के बीच में देखिए, और स्ट्रेन कितनी हुई, आप इस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट डी पॉइंट के नीचे के पोर्शन को आप चूज़ करिए, ये देखिए इतनी स्ट्रेन पैदा हुई। आप ये देख रहे हैं कि हम स्ट्रेस कम अप्लाई करते हैं बी और डी के रीजन के बीच में, पर स्ट्रेन जो है जो एक्स एक्सिस से आपको उसकी जानकारी मिलेगी तो वो ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने के बाद स्ट्रेन इंक्रीज शार्पली इवन फॉर स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस, राइट। सो द पोर्शन ऑफ द कर्व बिटवीन बी एंड डी शोज दिस। आप इस घटना को बी और डी के बीच में देख सकते हो कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो पर स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, राइट। सो व्हेन द लोड इज़ रिमूव्ड, अब आप यहाँ से यदि लोड को आपको रिमूव करना है एट सम पॉइंट सी, जब आप स्ट्रेस को अप्लाई करते करते सी पॉइंट तक जाते हैं, यहाँ से यदि आप लोड को रिमूव करते हैं तो आप देखते हैं कि जो बॉडी है यील्ड पॉइंट से यदि आप लोड को रिमूव करते थे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है, पर यदि आप बी एंड डी के बीच में किसी पॉइंट के ऊपर आप लोड को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करती है। यहाँ आपके पास एक सी पॉइंट आ जाता है और यहाँ आप देखिए ये निचले वाले रीजन में चले जाइए, स्ट्रेन जो है वो एक परमानेंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए स्ट्रेन की जो लाइन है वो परमानेंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब बॉडी में या जो मटेरियल है उसमें एक परमानेंट जैसे ओरिजिनल लेंथ आपके पास एल है, तो यदि आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो उसमें थोड़ी सी लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो गई होगी। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि आप जैसे जुराबें आपकी होती हैं, उन जुराबों में कि इस रीजन में कुछ प्लास्टिक पड़ा होता है, तो जब आप उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हो तो आप देखते हैं कि जुराबें आपकी लटक जैसी जाती हैं, तो ये है परमानेंट सेट। यदि आप उसको नहीं खींचते हैं तब भी वो उतना वैसे ही खुला हुआ रहता है, राइट। सो when the load is removed, say some point C between B and D, the body does not regain its original dimension। जो बॉडी है अपनी लेंथ विड्थ और हाइट को रीगेन नहीं करती है, थोड़ी सी इंक्रीज इन लेंथ रहेगी, इंक्रीज इन विड्थ रहेगी, इंक्रीज इन हाइट रहेगी, इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। लेंथ का परमानेंटली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाना ओरिजिनल लेंथ से। नाउ इन दिस इवन व्हेन द स्ट्रेस इज जीरो, यदि स्ट्रेस को आप जीरो भी कर दें, मीन्स आप फोर्स अप्लाई भी ना करें, तब भी स्ट्रेन जीरो नहीं होती। आप यहाँ देख लीजिए, यदि आप स्ट्रेस को यहाँ जीरो भी कर देंगे, नीचे तक ले आएंगे यहाँ, तब भी इतना पार्ट जो है ये पॉइंट जो है बाई एक्सिस में यदि आप स्ट्रेस को जीरो कर देंगे तो एक्स एक्सिस आपको ये बता रही है कि लेस देन 1% जो है वो परमानेंट सेट रह जाएगा। ओके, मतलब यदि आप 100 सेंटीमीटर की कोई लेंथ लेते हो तो 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर से लेस जो है उसकी लेंथ जो थोड़ी सी इंक्रीज होकर रहेगी, राइट। सो in this the even when the stress is zero, the strain is not zero, the material is said to have permanent set, the deformation is said to be, इस डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं जब वो परमानेंट सेट के जोन में गुजर जाता है। तो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये देखिए उसकी जो शेप है ना वो परमानेंट थोड़ी सी बिगड़ जाती है। डिफॉर्म का मतलब, आप दोबारा बार बार इसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, डिफॉर्म का मतलब होता है बद शक्ल बना देना। तो ऐसा फोर्स जो बॉडी की शक्ल को चेंज करके उसकी शक्ल का डायमेंशन चेंज कर देता है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब आप एक बॉडी है उसके ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और उसकी जो फोर्स जो शक्ल है उसमें परमानेंट एक चेंज आ गया, आपको मुंह में जैसे कि थप्पड़ मारे ना, तो थप्पड़ मारने के बाद दोबारा फिर से मुंह वैसे का वैसा हो जाता है। पर यदि मान लो कि इतने जो, अब इसका एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, जैसे मिट्टी के बीच में आप यदि हाथ लगाएं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाती है, एक थड जैसा बन जाता है, तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन, राइट। सो द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो ये जो वाला पॉइंट है डी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको डिस्कस करना किसी मटेरियल के लिए। तो इसको हम बोलते हैं द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। पहले हमने यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ।
इसके बाद जो मटेरियल का बिहेवियर है ग्राफ में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ फ्रॉम द रीजन डी टू ई। सो डी से लेके ई रीजन तक अब क्या होगा, ये देखिए ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। तो इसमें है कि बियॉन्ड पॉइंट डी पॉइंट के बाद एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड। अब स्ट्रेन पैदा होगी, देखिए डी से लेके ई तक एक्स एक्सिस की ओर आप देख लीजिए, ये है स्ट्रेन पैदा होगी, राइट। एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। यदि आप अप्लाइड फोर्स को घटा देते हैं, देखिए बाई एक्सिस में नीचे की ओर पॉइंट है, यदि आप अप्लाइड फोर्स को घटा देते हैं तब भी स्ट्रेन पैदा होती है और ई पॉइंट पर जाकर वो टूट जाता है, राइट। मटेरियल के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब आप जरा देखिए, हम यहाँ से ग्राफ के इस पॉइंट से हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे, क्लासिफिकेशन करने का तरीका बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये मटेरियल को डिफाइन करने, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने में बहुत काम आता है। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है पॉइंट डी के ऊपर एंड द फ्रैक्चर पॉइंट दैट इज ई, यहाँ टूट जाएगा वो। इफ़ दे आर वेरी क्लोज, यदि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बड़े नज़दीक होते हैं तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, भुरभुरा मटेरियल, राइट। वो एकदम से टूट जाता है। और यदि मान लो आपका जो अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ वाला जो पॉइंट है वो यहाँ है और जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो दूर है ग्राफ में, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो इफ़ डी एंड ई आर फार अपार्ट, यदि डी और ई एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो हमें इस ग्राफ से दो मटेरियल को क्लासीफाई करने में मदद मिलती है कि कौन से मटेरियल जो हैं वो भुरभुरे मटेरियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं, और कौन से मटेरियल ऐसे होते हैं जो टेंसाइल होते हैं, जिनकी जो ज़्यादा लंबे खिंच सकते हैं, दे आर कॉल्ड द डक्टाइल मटेरियल्स। हम इस ग्राफ को लेकर थोड़ी सी चर्चा हम और करते हैं कि क्या ये ग्राफ जो है हर रीजन में एप्लीकेबल है, हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, क्या इसका जो नेचर है सब मटेरियल के लिए सेम रहता है। तो ये एडिशनल चर्चा हम जारी रखेंगे। ये देखिए, इसको हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का जो डिस्कशन वाला पार्ट है। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे कहा गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो है वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। ये हमने आपके साथ पहले बात कर ली है कि जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हर मटेरियल के लिए एक जैसा नहीं होगा। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे रबड़ के लिए बनाएंगे, रबड़ कैन बी पुल टू सेवरल टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक रबड़ जो है वो इतनी छोटी सी रबड़ है, अब आप उसको खींच के इतना लंबा बढ़ा देते हैं, राइट। मीन्स हम स्ट्रेस अप्लाई करते तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ओके। बट इसके बाद भी छोड़ने के बाद क्या होता है, जो रबड़ होती है वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। सो आप फिगर 9.4 में देख सकते हो, दिस शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा। एरोटा का जो हार्ट का पार्ट होता है, वहाँ से कोई टिश्यू लिया हुआ है और उसका ग्राफ यहाँ बनाया हुआ है। इसमें ये दिख रहा है कि स्ट्रेस कम है पर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। ये देखिए स्ट्रेस बहुत कम है बट स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये ना तो इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट एग्जिस्ट करती है। नोट दैट ऑल द इलास्टिक रीजन इज़ वेरी लार्ज, द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। ये जो मटेरियल है, एरोटा के जो टिश्यू हैं, ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। दूसरी बात ये है, देयर इज़ नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन भी नहीं है, इसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो रीजन भी नहीं है। सब्सटेंस लाइक द टिश्यू ऑफ एरोटा एंड रबड़ एटसेट्रा विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज द लार्ज स्ट्रेन, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करें और इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाए, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स, राइट। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में पढ़ा, फिर हमने यील्ड पॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने परमानेंट सेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, फिर हमने फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर बारे में पढ़ा, फिर हमने डी और ई के जो डिफरेंस था इससे हमने ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल को जो है वो एक्सप्लेन किया, फिर हमने इलास्टोमर्स के बारे में पढ़ा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो का आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। यदि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सुझाव देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवाल पूछने हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ कि जो हमारा हल्का फुल्का जो प्रयत्न है इससे आपको
आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। थैंक यू।